अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हमारा HTML CSS पे सेशन नंबर 6 है, छठा सेशन है। हमने HTML को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 5 सेशन हमारे HTML में हो चुके थे। अभी हमारा 6 सेशन है इस कोर्स पे, और CSS पे पहला सेशन है। ठीक है, CSS पे ये फर्स्ट सेशन है। और वैसे जो हमारा कोर्स चल रहा है HTML CSS फ्रॉम बेसिक टू एडवांस 2023, उसका ये 6 सेशन है। ठीक है, तो आज हम CSS को देखेंगे। CSS का आगाज करने जा रहे हैं कि CSS क्या है, क्या करती है, CSS को क्यों यूज किया जाता है, और किन तरीकों से CSS को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ। तो अगर CSS लिखनी है तो मुझे एक index.html की, क्योंकि CSS काम करती है HTML के साथ। ठीक, CSS विदाउट HTML काम नहीं कर सकते, तो CSS के लिए HTML को होना मस्ट है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग होगी तो उस पर कलरिंग शलरिंग होगी ना। समझ में आ रही बात कि एक बिल्डिंग है, क्योंकि CSS का क्या काम करती है, स्टाइलिंग का, मेकअप का काम करती है। तो जब कोई चीज होगी जिस पे आप मेकअप करोगे, तभी आप उसके तरह वो सारी चीजें कर पाओगे। ठीक है, तो HTML होगी तभी आप CSS का यूज कर पाओगे। तो HTML के बगैर CSS का कोई वजूद नहीं है, तो इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो मैं बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेता हूँ, उसका टाइटल मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ CSS इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है। और इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं? इसमें हम देखने वाले हैं कि भाई व्हाट इज CSS, व्हाट इज CSS, व्हाई वी यूज CSS, व्हाई वी, ये सारे टॉपिक जो मैं ना देखेंगे। व्हाई वी यूज CSS, व्हाट डज कास्केडिंग, कास्केडिंग का जो वर्ड है मींस इन CSS, क्योंकि CSS की फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो इस कैस्केडिंग का मतलब क्या है, ये भी हम देखेंगे। और हाउ CSS वर्स, CSS कैसे काम करती है, बस विद HTML, क्योंकि हम हर चीज को डिटेल में देखते हैं। हमारा क्या मोटिव है, हर चीज को डिटेल में देखना। हाउ CSS वन, CSS काम कैसे करती है HTML के साथ, ठीक है, वो भी देखेंगे इसमें। और क्या है, हाउ मेनी वेज वी कैन ऐड CSS, हाउ मेनी वेज वी कैन ऐड CSS टू अवर HTML एलिमेंट्स। मतलब किन तरीकों से हम कर सकते हैं। 3 तरीके होते हैं मेजर जनरली। ठीक है, वो हम देखें। और बेसिक सेलेक्टर्स, क्योंकि आपको अगर आप उस पे काम करते हो इंटरनल CSS या एक्सटर्नल CSS, जो इस पार्ट में पढ़ेंगे कि कितने तरीके हैं। 3 तरीके, तो 2 मेजर तरीकों में आप जो है वो सेलेक्टर का यूज करते हो। सेलेक्टर्स के आप एलिमेंट को पकड़ोगे, मतलब किसी को आपको मेकअप करना है, किसी इंसान को, तो उस इंसान को बिठाओगे तभी उस पे मेकअप कर पाओगे ना। तो मतलब ये वो सिलेक्टर्स का मतलब ये होता है कि किस एलिमेंट पे करना है आपको, उस एलिमेंट को पकड़ना पड़ता है आपको। या तो क्लास के थ्रू पकड़ते हो या तो ID के थ्रू पकड़ते हो। मतलब काफी तरीके हैं इसमें, पर बेसिक सेलेक्टर्स हम देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे सेलेक्टर्स वो हम देखेंगे, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर भी होते हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर भी होते हैं। तो वो आज नहीं देखेंगे, वो हम क्योंकि वो एडवांस है। ठीक है, वो एडवांस सेलेक्टर है, वो आपको शायद अभी समझ में ना आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं अपने लेक्चर में। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का मतलब क्या है कि वो पढ़ ना पाए कंपाइलर हमारा, और ये हमारी समझ के लिए होते हैं कमेंट्स। ठीक है, तो ये मैंने कमेंट आउट कर दिए। HTML में कमेंट करने का तरीका ऐसा होता है, क्योंकि हम अभी HTML में है ना। CSS में क्या तरीका वो देखेंगे जब CSS पे हम आएंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि CSS है क्या। CSS का जो फुल फॉर्म है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, ये काम आती है हमारे, किस काम आती है CSS? हमारे वेबसाइट को जो स्ट्रक्चर है उस पे स्टाइलिंग करने के काम आती है। ठीक है, इसको स्टाइल करना, उसको मेकअप करना। ठीक है, उसको मतलब उसका क्या कलर होना चाहिए, मतलब बेसिकली खूबसूरत बनाना। विथआउट, अगर आप CSS की वेबसाइट्स देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। आई प्लेजिंग वेबसाइट्स नहीं होती है। मैं आपको ब्राउजर में लेके चलता हूँ। तो मैं भी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ ब्राउजर की। और कभी भूल जाओ ना मैं स्क्रीन शेयर करना, तो मुझे बता दिया करो मेहरबानी करके, आप लोग बताते नहीं हो। तो काइंडली बता दिया करो कि यार स्क्रीन आपकी शेयर नहीं हो रही है। ठीक है, तो ब्राउजर शो हो रहा है आपको? यस सर, हो रहा जी है। जी शो हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि वेबसाइट विथआउट CSS। ठीक है, कि ऐसी वेबसाइट मुझे दो जो CSS जिस पे ना हो। ये वेबसाइट तो CSS हुई भी है, इस पे देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। ये सब, ये आप देख रहे हो ना कितनी खूबसूरत, ये बटन का कलर, ये हर चीज, ये यहाँ पर साइड में कैसे आया।
ये जो एलिमेंट है, ये पूरा एक डब्बा है जिसको हम डिव कहते हैं, ये प्रोबब्ली एक डिव से बना होगा। ठीक है, डिव मैंने क्या बताया था आपको एचटीएमएल की क्लास में कि एक डब्बा है। अगर मैं आपको इसमें लेके चलूं, हम देख भी लेते हैं ना उसको कि वाकई हमारी बात, मेरी बात सच्ची है या नहीं, तो उसके लिए मैं इंस्पेक्ट करूंगा। इन्होंने रिस्पॉन्सिव किया हुआ है, तो सीएसएस के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी करते हो। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है? मोबाइल के लिए, मोबाइल की स्क्रीन कितनी होती, छोटी होती है ना मोबाइल के लिए, देखो वेबसाइट मोबाइल के हिसाब से सेट हो गई। ठीक है, ये देख रहे हो लॉगिन, ये देखो लॉगिन की जगह क्रिएट बटन आ गया। मतलब जो जो मोबाइल के लिए आपको चाहिए, मोबाइल के हिसाब से जो वेबसाइट बनानी वो आप, वो भी सीएसएस के थ्रू ही बनाते हो। समझ में आ रही है बात? तो वो आगे जाके देखो, वो एडवांस टॉपिक, वो लास्ट टॉपिक होगा हमारा रिस्पॉन्सिवनेस, कि मोबाइल के लिए हम अपनी वेबसाइट को कैसे स्टाइल करते हैं। क्योंकि आजकल तो काफी मीडियम आ गए ना। आप तो ये भी देखो, इस पे अगर क्लिक करूंगा, ये तो पूरा एक डब्बा है। ये देखो डिव आ गया आपके सामने। ये डिव डिव क्या कर रहा है? इन सारी चीजों को कंटेन कर रहा है। ये पिक्चर, उस नाम को, इस बटन को, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको, ये कंटेन करता है, ये जो डब्बा है। तो डिव हमने कल पढ़ा था। डिव उसके साथ हमने हेडर्स वगैरह जो सिमेंटिक एलिमेंट पढ़े थे, वो भी आपने लोगों ने देखे थे। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि सीएसएस हमारी वेबसाइट के लेआउट को भी बनाती है। मतलब लेआउट को बनाती नहीं, मतलब उसको कैसे लेआउट को रखना है। मतलब ये वाला जो डब्बा है इस साइड कैसे आया, ये वाला जो, क्योंकि अगर आप सीएसएस अप्लाई नहीं करते हो तो ये एक के ऊपर एक होते हैं। ये एक के ऊपर एक होते हैं। आप देख रहे हो कि ये इस साइड पे है, ये डब्बा इस साइड पे है, ये कुछ ये इस साइड पे है, तो ये सारी चीजें सीएसएस से होती हैं। मैं काम करता हूँ वर्ड्स फर्स्ट वेबसाइट, जब एचटीएमएल बनी थी तो तब सीएसएस नहीं थी। ठीक है, सीएसएस आने में टाइम था। बट फर्स्ट सीएसएस, बट फर्स्ट वेबसाइट मुझे मिल जाए तो आप लोगों को दिखाऊंगे सीएसएस के बगैर कैसी दिखती है वेबसाइट। इस पे भी सीएसएस भी है। यार वो कौन सी वेबसाइट थी, मैं गूगल खोल लेता हूँ। फर्स्ट फर्स्ट वेबसाइट, मैं मोस्ट प्रोबेबली ये रही info डॉट सी आर एन, इसी को ही ढूंढ रहा था मैं। अब आप देखो, दिस इज वेबसाइट, के वो सीएसएस के बगैर जो वेबसाइट होती है वो ऐसी दिखती है। सिर्फ इसमें क्या होता है, कंटेंट होता है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बस वेबसाइट का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कि यहाँ हेडिंग आ गई, इसके नीचे एक मोस्ट प्रोबेबली पैराग्राफ होगा, ये यूएल होगी, लिस्ट जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, इस पे क्लिक करूँ, ये एंकर टैग है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे फिर दूसरे पेज पे लेके जा रहा है। ये देखो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही देखने में। अगर इस पे स्टाइलिंग हुई हुई होती, क्योंकि तब सीएसएस थी नहीं जब बनी थी। सीएसएस कब आई थी? सीएसएस कब आई थी किसको पता है? मेन सीएसएस वाज इन्वेंटेड। सीएसएस कब बनी थी किसको पता है? कब आई थी वजूद में सीएसएस? देख लेते हैं, सीएसएस वाज इन्वेंटेड। तो सीएसएस कब आई थी? 1994 में आई थी। ठीक है, proposes और became a W3 रिकमेंडेशन। W3C क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, ऐसा ही कुछ इसका नाम है। कंसोर्शियम पता नहीं, कंटोर्शियम ऐसा ही कुछ नाम है इसका। तो ये ये स्टैंडर्ड्स बनाती है एचटीएमएल वगैरह के लिए, एचटीएमएल सीएसएस वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये सीएस इसकी हिस्ट्री है। ठीक है, सीएसएस 1 आई थी, अभी हम देख रहे हैं सीएसएस 3 को। ठीक है, ठीक है, अभी हम देख रहे हैं सीएसएस 3 को, क्योंकि सीएसएस 3 अभी मेजर है। ठीक है, वो वही चल रही है, ये वर्जन है। सीएसएस 1 आई थी 1996 में, इसका आइडिया प्रपोज हुआ था 1994 में। फिर 1996 में सीएसएस 1 आई। 1998 में सीएसएस 2 आई, जिसमें मोर फीचर्स को ऐड किया गया, मीडिया टाइप वगैरह। और 2005 में आई सीएसएस 3, और अभी तक यही चल रही है, सीएसएस 3 चल रही है। हम क्या पढ़ रहे हैं आज? अभी सीएसएस 3 पढ़ रहे हैं, सीएसएस का थर्ड वर्जन पढ़ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो विथआउट अगर सीएसएस अगर आप वेबसाइट देखते हो तो ऐसी दिखती है आपको। देखो एक के ऊपर एक के नीचे एक, ये उसके नीचे, फिर ये उसके नीचे। मतलब जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसा आपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एचटीएमएल के थ्रू, वैसे ही वो आपको शो हो रही है। अगर मैं ये चाहूँ कि इसको मैं उठा के यहाँ पटक दूं, इस साइड पे ये वाला जो पार्ट है, तो मैं एचटीएमएल के थ्रू नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे चाहिए होगी सीएसएस। तो सीएसएस हमारी लेआउट को बनाने में मदद कर रही है। समझ में आ रही बात? कि अगर वेबसाइट की लेआउट को बनाना है, लेआउट को डिजाइन करना है, तो आपको सीएसएस यूज करनी पड़ेगी। सिंपल एंड क्लियर। ठीक हो गया? आपको क्लियर हो रही है ये? सीएसएस की ब्रीफ हिस्ट्री है, हमने देखी सीएसएस क्यों यूज होती है। ठीक है, ये भी देखा हमने। समझ में आ रहा है?
जी सर। W3 स्कूल अब खोल लेते हैं। ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है अगर आपको CSS कुछ भी सीखना हो वेब के हवाले से। वेब तो आपको ये इस वेबसाइट से बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो चलो इसी को गो थ्रू करते हैं कि CSS is the language we use to style an HTML document. CSS describe how HTML element should be displayed. ये बात आ गई कि ये लेआउट को बनाने में मदद कर रही है कि कैसे वो दिखने चाहिए। ठीक है, मतलब ये इस साइड दिखने चाहिए या ये देखो ये इस साइड कैसे आया, ये नेव बार ये ऊपर यहाँ पर कैसे आया, इसके ऊपर ये बैकग्राउंड कलर या ये फॉन्ट इसका इतना बोल्ड कैसे हो गया। ठीक है, ये बटन पे इतने खूबसूरत कलर कैसे आए, बेसिकली मतलब ये सारी चीजें है ना, ये CSS कर रही है। CSS के बगैर अगर आपको वेबसाइट दिखाऊं, एक एक्सटेंशन भी आती है वेब डेवलपर एक्सटेंशन, इसके नाम से ना, वेब डेवलपर्स के नाम से, वेब डेवलपर्स, उसमें अगर CSS को ऑफ ऑफ करने का भी ऑप्शन होता है, वेब डेवलपर्स एक्सटेंशन। तो चलो थोड़ा फन कर लेते हैं हम, ठीक है। वेब डेवलपर एक्सटेंशन, ये एक एक्सटेंशन है, बड़े मजे की एक्सटेंशन है ये। अब देखना ये क्या करती क्या है। ठीक है, ये ऐड हो गई, ऐड हो गई। अब मैं काम करता हूँ, इसको जो है ओपन करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ CSS पे जाके डिसेबल ऑल स्टाइल्स कर देता हूँ। ये देखो कैसी होगी वेबसाइट, देखो, देख रहे हो, जैसे डिसेबल किया इस वेबसाइट का खाना खराब हो गया। ये देखो जो जो स्टाइल थे सारे उड़ गए, देख रहे हो, एक के ऊपर एक के नीचे एक आ गए, एक के नीचे एक के नीचे एक। मतलब जो लेआउट बना हुआ था कि कुछ इस साइड आ रहा था कुछ इस साइड आ रहा था, वो सारे एक के नीचे एक आ गए। तो ये HTML में आप अगर सिर्फ HTML वेबसाइट बनाओगे तो ऐसी बनेगी, एक के नीचे एक ही आएंगे। CSS है जो हमारे लेआउट को डिजाइन करने में मदद करती है। आप, मैं इसको हटा देता हूँ, देखो दोबारा लेआउट आ गया, जो जो जिस लेआउट पे बनी हुई थी, जो जिस साइड था वो उस साइड पे, ये बटन इस साइड पे, ये बटन इस साइड पे। वरना ये क्या होते हैं, एक के नीचे एक होते हैं और इस पे कलर वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये देख लिया हमने। ठीक है, इसके बाद ये, इसको हम नहीं देखते, ये बाद में ये एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, इसको अभी इग्नोर करो, हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पे आ गए। CSS इज द लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल अ वेब पेज। ये तो हमने समझ लिया कि वेब पेज को मेकअप करने के लिए, स्टाइल करने के लिए हम यूज करते हैं। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसको मैं चलो यही बता देता हूँ, तो वो स्क्रीन बार बार चेंज करनी पड़ती है। तो CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है, उसको जानने से पहले हम पहले CSS कैसे लगती है उसको देखते हैं। ठीक है, CSS कैसे लगती है उसको देखेंगे कैस्केडिंग को समझने के लिए। CSS कित तरीकों से आप HTML में लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हम देखेंगे इसको। ये थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड। वही बात कर रहा है कि मतलब कैसे डिस्प्ले होनी चाहिए, ऑन स्क्रीन कैसी होनी चाहिए, पेपर के ऊपर कैसी होनी चाहिए, और अदर मीडिया के मतलब क्या है, मोबाइल के ऊपर कैसी दिखनी चाहिए, टेबलेट के ऊपर कैसी, मतलब मैंने क्या बताया था, रेस्पॉन्सिवनेस का बताया था मैंने आपको। इसमें टर्म यूज होती है रेस्पॉन्सिवनेस वेब डेवलपमेंट में, तो वो इसके लिए यूज होती है कि अगर मोबाइल पे आपकी वेबसाइट कैसी दिखे। अगर मैं इसको छोटा करूं मोबाइल के लिए, यहाँ पर ऑप्शन भी होते हैं, ये देखो, ये मोबाइल के लिए देखो। अब इसमें मुझे ऑप्शन दे रहा है कि iPhone SE में आपकी वेबसाइट ऐसी दिखेगी। ठीक है, iPhone 12 Pro में आपकी वेबसाइट ऐसी दिखती है। ठीक है, iPad Air में आपकी वेबसाइट ऐसी, मतलब iPad जो होता है, मैंने भी अपनी एक वेबसाइट बनाई थी, आपको आपको दिखाता हूँ। कहाँ गई, मैंने एक बनाई थी ब्लॉग और प्रोग्रामर्स डॉट नेटलीफाई डॉट कॉम। अब ये वेबसाइट जो मैंने बनाई थी ना, वो बनाई थी मैंने, यहाँ डोमेन गलत हो गई है, प्रोग्रामर्स होगा। ठीक है, ये वेबसाइट है आप लोगों के सामने। इसको मैंने बनाया था HTML, और ये मेरी इमेज शो नहीं कर रहा है तो देखिए उसकी जगह इसने क्या शो कर दिया, अल्ट टैग शो कर दिया। इमेज पता नहीं क्यों नहीं लोड कर रहा है ये, आई डोंट नो क्या मसला है। ठीक है, तो इसको मैंने बनाया था HTML और टेलविन CSS की मदद से। जब मैं टेलविन CSS सीख रहा था उसकी मदद से मैंने बनाया था इसको। ठीक है, तो यहाँ मेरी इमेज आती है, उसके साइड आप देख रहे हो ये कैसे कंटेंट। अब इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, तो ये सारी CSS से होती है। अब इसको मोबाइल पे लेके जाऊँ मैं, इसको अगर मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाऊँ तो देखे, वो जो साइड बार था वो हट गया, साइड बार जो था वो हट गया। ठीक है, अब ये देखो हर स्क्रीन के लिए आपको ये देखो, हर स्क्रीन के लिए आपको ये वेबसाइट वो दिखेगी, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव। ठीक है,
गैलेक्सी फोल्ड के लिए देखो, मतलब कितनी खूबसूरत लग रही है। ठीक है, ये देखिए इमेज भी अपने हिसाब से छोटी हो गई, जो हमारे जो वर्ड्स थे वो भी छोटे हो रहे हैं। सारी चीजें किससे कंट्रोल हो रही हैं? सीएसएस से कंट्रोल हो रही हैं। ये कहाँ से आया? ये भी हम ये देखें, इसको क्लिक कर रहा हूँ तब ये सारी चीजें आ रही थी। पहले कहाँ आ रही थी? साइड बार में आ रही थी, इस साइड आ रही थी। पर अब देखो जैसे ही ये मोबाइल की स्क्रीन पे आया, ये इसके नीचे चला गया, मतलब इसके अंदर चला गया। इसको क्लिक कर रहे हैं, अब इस पे जावास्क्रिप्ट भी लगी हुई है ना, इसके क्लिक करने पे ये खुल के आ रहा है मेरे सामने। तो ये जावास्क्रिप्ट कर रही है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है? हमारी वेबसाइट में इंटरएक्टिविटी को लाती है। अब जैसे इसको बड़ा करूंगा, लैपटॉप इसी जगह दोबारा सेट हो गई। तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं, रिस्पॉन्सिवनेस पे आती हैं, और ये सारी चीजें सीएसएस कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, इसके बाद एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, ये हम देखेंगे जब, अब हम देख लेते हैं सीएसएस को हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, उसके लिए मुझे आना पड़ेगा अपने जो है वीएस कोड में। वीएस कोड में आ गया मैं। अब तीन तरीके होते हैं, हाउ मेनी वेज वी कैन ऐड सीएसएस। ये सारी चीजें हमने देख ली है। ठीक है, सीएसएस, हाउ सीएसएस वर्क्स वो भी देखेंगे। जब आप देखोगे सीएसएस जब लगती हुई देखोगे, तब आपको समझ में आएगा हाउ सीएसएस वर्क्स। ठीक है, हाउ मेनी वेज, कितने वेज तरीके से आप सीएसएस सेट करते हो? तो 3 वेज है टोटल। 3 वेज, 3 वेज। पहला तरीका क्या है? इनलाइन सीएसएस, इनलाइन सीएसएस। सेकंड, इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल और इनलाइन आपको सेम लग रहे होंगे, पर सेम नहीं है। ठीक है, फर्क है दोनों में। इंटरनल सीएसएस, और तीसरा क्या है? एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, अब इस सीएसएस लगाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन सीएसएस को, इसको देखते हैं, इस महाशय को देखते हैं कि ये कैसे लगती है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, H1 का टैग बनाता हूँ, H1, क्योंकि सीएसएस किस पे अप्लाई होगी? एलिमेंट्स पे अप्लाई होगी, HTML के एलिमेंट्स पे। ठीक है, अब इस इंटरनल लगाने के लिए मुझे पहले पहले कुछ लिखूं, हेलो वर्ल्ड। अब ब्राउजर में मुझे नहीं जाना पड़े तो मैं यहाँ पर ही अपना एक ब्राउजर खोल लेता हूँ। बेसिकली ये VS कोड का फीचर है, VS कोड का एक्सटेंशन है, उसके वो ये मुझे करने दे रहा है ना। शो प्रीव्यू के नाम से अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अब मुझे बार बार ब्राउजर में नहीं जाना पड़ेगा, यही मुझे आउटपुट मिल जाएगा। ये अच्छी बात है इसकी। ठीक है, तो ये देखो H1 लिखा तो हेलो वर्ल्ड इसमें लिखा था, जो आ गया विदाउट स्टाइलिंग। अब मुझे इस पे स्टाइल करनी है, तो मैं क्या करूंगा? स्टाइल का एक एट्रीब्यूट आता है। एट्रीब्यूट क्या करता है? एट्रीब्यूट की मीनिंग कौन बताएगा? मैंने बताई थी फर्स्ट लेक्चर में बताई थी HTML के। एट्रीब्यूट की मीनिंग क्या है? जल्दी बताए, एट्रीब्यूट क्या है? परमिशन देता है। इंफॉर्मेशन देता है जी। और एहसन भाई, सुफियान भाई, तारिक भाई, आप लोग भी बताएं, ऐसे खामोश नहीं बैठे। सर जो टैग होता है, जैसे आपने H1 में किया तो उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा देता है एक तरह से, उसमें आप जो है बढ़ा देता है, ये भी सही है, ये बहुत अच्छा था। मैं दोनों आप सही हो, सही हो, जबरदस्त। देखो ये फंक्शनैलिटी को बढ़ाएगा, ये ना बड़ा कैसे रहा है, इसको स्टाइल करेगा। तो एट्रीब्यूट कैसे लगता है? एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं, इक्वल का साइन, इसके बाद हम ये लगाना लाजमी है। एट्रीब्यूट, किसी भी एट्रीब्यूट की आप वैल्यू लिखते हो, यहाँ हम एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं, और यहाँ हम एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखते हैं। तो वैल्यू को हम किसके अंदर लिखते हैं? इसके अंदर लिखते हैं, ये लाजमी है। ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स का क्या मतलब होता है? इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है लैंग्वेज के। तो ये इनलाइन से लिखने का तरीका है कि आप उसके टेक के अंदर ही एक एट्रीब्यूट के थ्रू स्टाइल लिख रहे हो। स्टाइल, अब मुझे इसको कलर को चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा? कलर नाम से एक प्रॉपर्टी आती है। ये हम सारी चीजें फिर एडवांस में देखेंगे, ये सारी चीजें हमारी आगे हैं। कलर लगाने के लिए, टेक्स्ट कलर लगाने के लिए, अब यहाँ पर टेक्स्ट कलर लगाने के लिए आप फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर नहीं लिखते हो, अब ये नहीं लिख सकते। ठीक है, आप लिखते हो सिर्फ कलर। कलर लिखने से इस पे कलर चेंज हो जाएगा। अब मुझे रेड करना है, ये देखिए रेड कलर हो गया, उसी वक्त मुझे इसने आउटपुट दे दिया है। तो इसका ये भी फायदा है कि मुझे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा है। अब दूसरा स्टाइल लिखना है तो आप क्या करोगे? अब देखो ये आपको ऑब्जेक्ट जैसा लग रहा है जावास्क्रिप्ट के, कि ये प्रॉपर्टी का नाम है, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जो हमने जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट कल पढ़ा था। शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो आप इग्नोर करो। ठीक है, मैं जो मेरे जावास्क्रिप्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ रहा होगा बेसिकली। अब कैसे मैंने स्टाइल लगाया वो देखो, वो कैसे लगाया मैंने। अब ये VS कोड का फीचर है, जो ये रेड के आगे ये बन के आ रहा है, तो इसको इग्नोर करो। ये बता रहा है कि कौन सा कलर अप्लाई हुआ है। ठीक है, मैंने क्या लिखा? प्रॉपर्टी का नाम और उसकी वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम, फिर कोलन लगाना लाजमी है। ठीक है, प्रॉपर्टी के नाम के बाद कोलन लगा के उसकी वैल्यू लिखनी पड़ती है। ठीक है, ये इसके बाद
अगर दूसरी प्रॉपर्टी मुझे लिखनी है, अगर मुझे अब जो है इसका साइज बढ़ाना है, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा कि इसके आगे लिख दिया, आपको सेमीकोलन लगा के इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। ये अलग सीएसएस की एक स्टेटमेंट आप समझ लें ये, ठीक है। सेमीकोलन मस्ट है, सिंटेक्स यही है इसका बस, कि आप प्रॉपर्टी का नाम लिखते हो, कोलन लिखते हो, और जो है उसकी वैल्यू लिखते हो, चाहे वो एक्सटर्नल सीएसएस हो चाहे वो इंटरनल, तीनों में ये सिंटेक्स फॉलो होता है। ये सेमीकोलन भी लगता है। उसके बाद आप दूसरी प्रॉपर्टी लिखना चाहो तो स्पेस लगा के या लिखो। अब मुझे फॉन्ट बढ़ाना है तो उसके लिए ये देखो फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी आती है, फॉन्ट डैश साइज। अगर मल्टीपल वर्ड है तो डैश का साइन आता है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। मल्टीपल वर्ड के लिए आपको ये लिखना पड़ता है, फॉन्ट डैश साइज, ये सिंटेक्स है, ठीक है। फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं लिखता हूँ कि भाई इसका साइज हो जाए 40 पिक्सल। अब पिक्सल में मैं इसको साइज दे रहा हूँ। वैसे और भी यूनिट्स होते हैं, पिक्सल भी उनमें से एक यूनिट है। रैम है, ईएम है, वो आगे जाके देखेंगे हम, ठीक है। तो अभी आप इस पे फोकस करें, ठीक है। ये देखो 40 पिक्सल का हो गया। मैं चाहता हूँ यार 40 नहीं, उसको 50 कर दो, 50 नहीं 60 कर दो, कोई बड़ा होता जा रहा है। अगर उसको 10 कर दूंगा तो बहुत छोटा हो गया, 20 करूंगा तो मुझे देखो सीएसएस कैसे कंट्रोल कर रही है हमारी एचटीएमएल के email को, देखे एलिमेंट को, स्टाइलिंग वगैरह को, ठीक है। तो दिस इज इंटरनल सीएसएस। अगर मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक बॉर्डर आ जाए, ये एक बॉर्डर आ जाए, तो इसके लिए प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर। बॉर्डर 1 पिक्सल, 1 पिक्सल इसका साइज है बॉर्डर का, मतलब जो बॉर्डर आएगा कि सॉलिड, सॉलिड, और कर देता हूँ ब्लैक। अब देखिए ये पूरे पे इसने बॉर्डर दे दिया, क्यों दे दिया, कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हमने एचटीएमएल पढ़ा था ना। अभी देखें ये पूरी विड्थ ले रहा है, ये जो H1 का एलिमेंट है पूरी विड्थ लेता है, आपको पता है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसने इसलिए इसने क्या किया, ये पूरा पूरा इसने जगह घेर ली। हालांकि इसकी जगह इसको यहाँ तक खत्म होना चाहिए था, पर ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट अपने साथ किसी को आने नहीं देता है, तो ये देखो पूरी जगह घेर रहा है। तो आप अभी आपको पता लग रहा होगा कि ये अपने साथ किसी को आने क्यों नहीं देता, क्योंकि जगह ही नहीं बचती। देखो मैं इसको जितना बड़ा करते जाऊंगा इसकी विड्थ और बढ़ती जाएगी, ये देखो ये बढ़ती जा रही है इसकी साइज, देखो बढ़ती गई। अब यहाँ पर कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऐसे करते हैं। अब इसी तरह मैं एक स्पेन टेक बना लेता हूँ। ये आपको समझ में आ गया ना, इनलाइन सीएसएस, तो आपको एक्सटर्नल इंटरनल वो भी समझ में, वो दोनों सेम ही है, इतना कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। वो भी मतलब इसकी जैसी ही है, स्टाइल वगैरह, स्टाइल तो ऐसे ही लगते हैं, स्टाइल तो ऐसे ही लगते हैं, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। स्पेन, स्पेन में लिखता हूँ हेलो, हेलो फ्रॉम स्पेन, ठीक है। स्पेन टेक, ठीक है। अब इस पे मुझे स्टाइल लगाने तो क्या करूंगा, स्टाइल वही एट्रीब्यूट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर लगाते हैं बस इसको, ठीक है। बॉर्डर कैसे लगाऊंगा बॉर्डर, बॉर्डर की प्रॉपर्टी का नाम, फिर कॉलन, फिर इसकी वैल्यू लिखूंगा 1 पिक्सल सॉलिड रेड लिखूंगा इसमें। अब देखिए आ गया। इसने क्या किया, जितनी इसकी स्पेस चाहिए थी उतनी स्पेस ली। अगर मैं कोई और दूसरा एलिमेंट बनाऊं, अगर मैं कोई दूसरा एलिमेंट भी बनाऊं ना इसके सामने, जो इनलाइन एलिमेंट हो, जैसे कि आई का टैग है, आई का टैग क्या करता है, इटैलिसाइज करता है। आई के टैग की जगह आप यूज करो ईएम का टैग, ठीक है। आई का टैग अब जो है इतना यूज, देखो काम दोनों का सेम है, पर ये आपकी जो है असेसिबिलिटी, वेबसाइट की असेसिबिलिटी का मतलब ये क्या होता है, कि जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं, जो डिसेबल लोग होते हैं, उनको पढ़ने में, उनको वो पढ़ के देते हैं पेज को, जो देख नहीं सकते तो वो उनको पढ़ के सुना रहे होते हैं स्क्रीन रीडर्स। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, इनको स्क्रीन रीडर को हेल्प करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको इटैलिसाइज किया हुआ है। आई लिखोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आई का क्या मतलब है, पर ईएम लिखोगे तो समझ जाएगा कि यार ये कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है या ऐसा कुछ। अब देखें, ये देखें, जिस इसको जितनी जगह चाहिए थी उसने उसने इतनी ले ली, फ्रॉम एम्फसाइज, एम्फसाइज टेक, ठीक है। इसको जितनी जगह चाहिए इसने भी उतनी ली, देखो। पर ये किसी को आने नहीं दे रहा अपने आगे, क्योंकि इसकी तो ये पूरी विड्थ लेता है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो एचटीएमएल में, सीएसएस में ये ब्लॉक, इनलाइन, ये इसका पाला पड़ने वाला है हमें, जब हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये क्या सारी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सीएसएस इनलाइन कैसे लगती है। जी सर। ठीक है, अब देखते हैं, इसको मैं बंद करता हूँ, ये हमें देखने इनलाइन। अब देखते हैं इंटरनल सीएसएस को, इंटरनल सीएसएस को उसी तरह मैं एक H1 बना लेता हूँ, हेलो। तो हम इंटरनल सीएसएस लिखता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो आप, हेलो फ्रॉम इंटरनल सीएसएस। अब मैं क्या करता हूँ, इंटरनल सीएसएस लगाने के लिए आपको हेड टैग में जाना पड़ेगा, यहाँ पर लगती है इंटरनल सीएसएस, ठीक है। इंटरनल सीएसएस कहाँ लगती है, यहाँ लगती है। यहाँ पर आपको स्टाइल का एक टैग बनाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो स्टाइल का एज अ स्टाइल टैग बन रहा है ये,
जैसे हम HTML के टैग बनाते हैं, वहां एज एट्रीब्यूट काम कर रहा था, इंटरनल में ये एज एट्रीब्यूट काम कर रहा था। पर अगर आपको जो है इंटरनल लगानी तो आपको एज अ टैग इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल है, सिंटेक्स है इसका। ठीक है, अब आते हैं सेलेक्टर्स पे। ठीक है, सेलेक्टर्स पे आते हैं, क्योंकि अब हमें काम आएंगे सेलेक्टर्स। तो इंटरनल CSS को हम देख रहे हैं, अब इसके हम देखते हैं सेलेक्टर्स। ये हमारा टॉपिक्स भी है ना, टॉपिक भी है, क्योंकि इंटरनल CSS में आपको सेलेक्टर्स की नीड पड़ती है। ये रहा बेसिक सेलेक्टर्स। ठीक है, अब सेलेक्टर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर इसकी डेफिनेशन देखें सेलेक्टर की डेफिनेशन मैंने लिख के रखी हुई थी, मुझे मिल जाए अगर। सेलेक्टर्स, मुझे 2 मिनट दें, मैं आपको डेफिनेशन जो है वो लेके आता हूँ इसकी। तो ये मुझे मिल चुकी है, बेसिक सेलेक्टर्स में लेके आ रहा हूँ। तो भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, बेसिक सेलेक्टर्स। ठीक है, सेलेक्टर्स इन CSS आर यूज्ड टू टारगेट, बस सेलेक्टर की डेफिनेशन है ये में जो है, क्योंकि बेसिक सेलेक्टर्स जो बेसिक्स होते हैं, क्योंकि और भी सेलेक्टर्स है ना, वो एडवांस सेलेक्टर कहलाते हैं, तो इसलिए इसने सेलेक्टर, बस सेलेक्टर की डेफिनेशन ही है, सेलेक्टर्स इन CSS आर यूज्ड टू टारगेट specified HTML element on a web page. The most common basic selector included. अब ये बता रहे हैं कि इसमें से बेसिक सेलेक्टर कौन से हैं। ये सेलेक्टर की डेफिनेशन ये है, सेलेक्टर इन CSS आर यूज्ड टू टारगेट स्पेसिफाइड HTML एलिमेंट ऑन अ वेब पेज। समझ में आ रही बात, कि ये टारगेट करने में मदद करते हैं उस एलिमेंट को। अब यहाँ पर तो हम इनलाइन में तो हम इसको यहीं पे दे रहे थे ना, तो उसको टारगेट करने की तो कोई तुक ही नहीं बनती, क्योंकि वो उसी एलिमेंट के अंदर हो रहा है। पर अगर इंटरनल करना है तो कैसे करूंगा, मुझे इसको टारगेट करना पड़ेगा, मुझे इसको, ये जो है ना H1 को टारगेट करना पड़ेगा, इसको उठाना पड़ेगा, इसको मतलब ये कुछ तरीके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। टारगेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड, अब टाइप सेलेक्टर की बात कर रहा है ये। ठीक है, मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, यूनिवर्सल सेलेक्टर को भी देखेंगे हम। ये बेसिक ये 4 है, ज्यादातर काम इनसे ही होता है। ठीक है, और भी सिलेक्टर्स हैं, पर ज्यादातर इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, इनको आप समझे, टाइप सिलेक्टर, ID सेलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्स सिलेक्टर। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो क्लास सिलेक्टर का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है ना, आप जितने भी वेबसाइट्स देखते हो क्लास सिलेक्टर बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, टाइप सिलेक्टर को देखते हैं कि टाइप सिलेक्टर क्या करती है, टारगेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड टाइप, फॉर एग्जांपल P, टारगेट ऑल पैराग्राफ ऑफ। अब इसको देखते हैं टाइप सिलेक्टर को। अब इंटरनल CSS में जाऊंगा। ठीक है, और इसी तरह एक और H1 बना लेता हूँ मैं, एक और H1 मैं बना लेता हूँ, लिख देता हूँ H, हेडिंग 2, हेडिंग 1 2। ठीक है, हेडिंग 1 1, हेडिंग 1, क्योंकि ये वो है ना H1 है, इसलिए मैंने लिखा हेडिंग 1 और यहाँ 1 लिख देता हूँ, ये हेडिंग 1 1 है। इसी तरह और भी बना लेता हूँ, 5 बना लेता हूँ। ये थर्ड हेडिंग किससे बनी है, हेडिंग 1 से बनी है, फोर्थ, मुझे फिफ्थ। ठीक है, हमारे पास ये आ गया आउटपुट इसका। अब मुझे 5-6 पे स्टाइल अप्लाई करने हैं एक साथ, तो मैं किसका यूज करूंगा, टाइप सेलेक्टर का। अगर मुझे 5-6 को, मतलब जितने भी H1 एलिमेंट्स है ना, जितने भी हमारे वेब पेज के अंदर, इस वेब पेज के अंदर होंगे। ठीक है, इस वेब पेज के अंदर जितने भी H1 एलिमेंट होंगे ना, जितने भी कहीं भी हो इस वेब पेज के अंदर, सिर्फ उसके अंदर ये स्टाइल अप्लाई कर दो, सिंपल। अब H1 सेलेक्ट करूंगा, सिंपल, ये देखो ऐसे सेलेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, सिलेक्शन का तरीका सेम ही है। ठीक है, ये सिंटेक्स ऐसा ही है इसका। ठीक है, H1 और सिलेक्टर का नाम, ये हम देख रहे हैं टाइप सिलेक्टर। ठीक है, टाइप टाइप सेलेक्टर, टाइप सेलेक्टर, मतलब ये एलिमेंट की जो टाइप है उसको सेलेक्ट कर रहा है। अब CSS में कमेंट कैसे करते हैं, मुझे इसको कमेंट करना है, तो CSS में कमेंट ऐसे करते हैं, ये ऐसे स्लैश, फिर ये स्टार स्टेरिक, फिर ये स्लैश, इसके आगे स्टेरिक। ये कमेंट करने का तरीका है CSS के अंदर। ये जावास्क्रिप्ट के जैसा है, मल्टी लाइन कमेंट जो जावास्क्रिप्ट में होता है उसके जैसा दिखता है ये। ठीक है, तो CSS में कमेंट करने का तरीका हमने देख लिया, ये ऐसे होता है CSS में। अब मुझे इन 5 को एक ही कलर देना है,
मैं क्या करता हूँ, कलर लिखूंगा और लिखूंगा रेड। ये देखे, पांचों को एक जैसा कलर हो गया। अब जितने भी H1 होंगे ना वेब पेज के अंदर, अभी तो मैंने 5 बनाए हैं, इसमें हजारों भी हो सकते हैं, तो हजारों के हजारों को सेम स्टाइल चले जाएंगे। तो टाइप सेलेक्टर सिंपल ये करता है, ठीक है। टाइप सेलेक्टर HTML उस एलिमेंट का नाम ही होता है। हम H1 को करें तो H1 का नाम लिखा। अगर पैराग्राफ में बनाऊंगा तो पैराग्राफ का नाम लिखना पड़ेगा मुझे, पी लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अगर पैराग्राफ को कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पी लिखना पड़ेगा। अब पी को मैं कलर दे देता हूँ येलो। अब पी का टैग तो मैंने बनाया नहीं है, पर जितने भी पी के टैग बनाते जाऊंगा ये सब में अप्लाई होता रहेगा, क्योंकि टाइप सिलेक्टर के थ्रू उसको बनाया। हेलो, ठीक है। ये देखे, ये देख रहे हो पीछे, अब दिख नहीं रहा आप लोगों को कि येलो कलर है, बिल्कुल ये है मैच हो रहा है उसके साथ। ये देखो, जितने भी पी बनाऊंगा ना ये सब में सेम स्टाइल अप्लाई होते जाएंगे। तो टाइप सिलेक्टर ये करता है सिंपल, आप उस एलिमेंट का नाम लिखते हो, H1 है तो H1 लिखोगे, पी है तो पी लिखोगे, ठीक है। उसके आगे कुछ डॉट वगैरह या हैश वगैरह कुछ नहीं लगाओगे, ठीक है। सिंपल उस एलिमेंट का नाम लिखोगे और उसको फिर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप उसको उसके स्टाइल्स बताते हो, ठीक है। ये क्या, एक ब्लॉक है, एक पूरा ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ स्टाइल्स है ये, ठीक है, जो इस HTML के एलिमेंट पे अप्लाई हो रहे हैं। तो ये थे इंटरनल CSS, ठीक है, इंटरनल CSS। अब इसमें एक और चीज आती है जो कि यूनिवर्सल सिलेक्टर कहलाता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर हमने क्या देख लिया, टाइप सिलेक्टर। अब देखते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। वो भी इसी की तरह ही है, पर वो थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे काम करता है, उसका साइन क्या है, उसका साइन है स्टेरिक, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या बोलता है कि मुझे जो भी स्टाइल दोगे मैं जितने भी एलिमेंट्स होंगे, H1 हो, पी हो, सब पे अप्लाई कर दूंगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर नाम से ही देखो जाहिर है यूनिवर्सल, इसका साइन ये है स्टेरिक, ठीक है। अब इस ब्लॉक के अंदर जो भी आप लिखोगे ना, मैं लिख रहा हूँ कलर रेड कर रहा हूँ, देखो सारों में रेड हो गया। जितने भी एलिमेंट होंगे, H1 हो, इमेज हो, जितने भी HTML के एलिमेंट होंगे, सब में सेम कलर्स ये अप्लाई होंगे, ठीक है। जितने भी एलिमेंट होंगे, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, यूनिवर्सल सिलेक्टर तब पे वो ही जो है वो, ये देखो यूनिवर्सल सिलेक्टर, इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ क्योंकि ये टाइप सिलेक्टर के जैसा था, इसलिए मैंने इसको साथ ही पढ़ा दिया। टारगेट्स ऑल HTML एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज, फॉर एग्जांपल स्टेरिक, स्टेरिक, ठीक है। ये स्टेरिक का साइन है इसका, यूनिवर्सल सिलेक्टर टारगेट ऑल एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज। समझ में आ रही बात। अब इस कमेंट को मुझे नीचे बंद करना है, तो मैं क्या करूंगा, HTML का कमेंट ऐसे बंद करते हैं। मैं भी भूल गया हूँ यार आदत नहीं है ना। सही तो बंद किया था, फिर क्यों ये मसले कर रहा है। हाँ बंद हो गया, नहीं बंद हो गया, ठीक है। खुल ऐसे खुलता है और ऐसे बंद होता है, ठीक है। ये HTML का वो है, क्योंकि HTML के पेज के अंदर है, वो CSS के अंदर हम थे, तो ये CSS का कमेंट है, ठीक है। अब ये समझ में आ रहा है, यूनिवर्सल समझ में आ रहा है आप लोगों को, यूनिवर्सल सिलेक्टर समझ में आ रहा है, मुझे बताए। जी सर। मतलब इसके अंदर जो भी मैं दूंगा ना, मैं आप फॉन्ट साइज 10 करता हूँ इसका, फॉन्ट साइज सबको, सबका फॉन्ट साइज जो है वो कर दो 10 पिक्सल, तो सबका फॉन्ट साइज सेम हो गया। और फॉन्ट वेट क्या करता है, फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी आती है, फॉन्ट वेट, ये जो बोल्ड हुआ है ना, अब ये ब्राउजर इसको बाय डिफॉल्ट थोड़ी स्टाइलिंग दे रहा है H1 को, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ यार सबको एक जैसी स्टाइलिंग दो, मैं क्या करता हूँ इसको थिन कर देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी है थिन, मेरे ख्याल से नहीं आ रहा, ये इसकी वो वैल्यूज है, मैं इसको कह देता हूँ 200। ये देखो सबको एक जैसा स्टाइल हो गया। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर सिंपल ये है कि सबको एक जैसे स्टाइल दे देता है। ये देखो मैंने जैसे इसको कमेंट किया, ये जो उसके बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ब्राउजर भी बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग दे रहा होता है, ब्राउजर भी, अगर हम नहीं देते तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट उन कुछ एलिमेंट्स को जो है स्टाइलिंग वो दे देता है, जैसे हेडिंग, ये भी तो स्टाइल्स लगे हुए हैं ना, अगर मैं आपको ब्राउजर पे दिखाऊं तो ये भी जो है वो स्टाइल्स ही लगे हुए हैं, बेसिकली CSS के स्टाइल्स लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाई देता हूँ 1 मिनट, ताकि आपको ये भी क्लियर हो कि बाय डिफॉल्ट अगर हम नहीं देते तो ब्राउजर भी कुछ ना कुछ स्टाइलिंग दे के रखी होती है इसको। तो ओपन करता हूँ अपने ब्राउजर में और ठीक हो गया, मैं सेव करता हूँ कॉपी पाथ, ठीक है। ठीक है, ये आ गया, नजर आ रहा है ये?
जो वहां देख रहे थे अपने VS कोड के अंदर, दिख रहा है ये? हेलो? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इसको खोलता हूँ इसमें, और इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखो, ये देखो वही स्टाइल दे रहा है। ये इसने बॉडी को स्टाइल दिए हुए बाय डिफॉल्ट। ये देखो पूरी बॉडी को इसने कुछ स्टाइल दिया हुआ, डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है। मार्जिन क्या है ये भी देखेंगे, मार्जिन इसको दिया हुआ है कुछ। अगर मैं H1 में लेके जाऊं, तो ये देखो H1 को भी ब्राउजर नहीं, ये ब्राउजर दे रहा है, डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है। H1 को सिलेक्ट किया हुआ है, सारे H1 इससे सिलेक्ट हो गए। देखो H1 को सिलेक्ट किया, सारे H1 सिलेक्ट, क्योंकि टाइप सिलेक्टर है। उसके बाद डिस्प्ले ब्लॉक दिया हुआ है इसको। फॉन्ट साइज देखो 2em दिया हुआ है। हम पिक्सल यूज कर रहे थे, यहाँ पर 2em यूज हुआ है, क्योंकि ये भी एक यूनिट है। और ज्यादा यही बोला जाता, पर हमने अभी पढ़ा नहीं है, ये हम यूनिट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉन्ट वेट देखो, इसको बोल्ड किया हुआ है। ये बोल्ड कहाँ से आ रहा था? ये वहां से आ रहा था। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, है ना। मैं कहूँ कि भाई फॉन्ट वेट जो है, फॉन्ट वेट क्या कर दो 100। ये देखो इसका फॉन्ट वेट चेंज हो गया, सिर्फ इसका, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ था। अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो ये सारों को अप्लाई कर देगा। ठीक है, अगर मैं सारे HTML H1 के जो एलिमेंट्स है यहाँ पर करता हूँ, ये मुझे एडिटिंग करने नहीं दे रहा। बेसिकली ऑप्शन होता है एडिटिंग का यहाँ पर ये मुझे नहीं करने दे रहा एडिटिंग। बहरहाल ब्राउजर भी बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ दे देता है, अगर आप कुछ नहीं देते हो तो। सिंपल, और ये इसका ये फंडा ये है। ठीक है, हमने क्या क्या देखा? यूनिवर्सल सेलेक्टर और टाइप सिलेक्टर देख लिया। अब हम देखते हैं कौन से बच गए हैं अभी, ID और क्लास सिलेक्टर, इसको देख लेते हैं। अब ID और क्लास सिलेक्टर स्पेसिफाई करते हैं कुछ ही चुनिंदा एलिमेंट्स को, जिन पे आप करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि यार सारे H1 एलिमेंट में ना हो, सारे H1 एलिमेंट्स में आपकी जो स्टाइलिंग है वो ना हो जाए, तो आप यूज करते हो कि आप चाह रहे हो कि यार सिर्फ ये H1 या ये P एलिमेंट पे ये स्टाइलिंग अप्लाई हो, तब आप यूज करते हो। ठीक, मैं अब ले आता हूँ इसको, क्लास सिलेक्टर को। क्लास सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर क्या करता है? टारगेट ऑल एलिमेंट्स विथ अ स्पेसिफाइड क्लास एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल माय क्लास टारगेट ऑल एलिमेंट्स विद अ क्लास ऑफ माय क्लास। मतलब जो हम यहाँ पर क्लास लिख रहे थे ना, क्लास, ये क्लास क्या है? एट्रीब्यूट है। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा, मैं लिखता हूँ माय। अब इसका कन्वेंशन ये है कि आप इसको ऐसे लिखो, डैश लगा के माय क्लास लिखो, ऐसे लिखो। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप माय क्लास ऐसे भी लिख सकते हो, पर अच्छा नहीं लग रहा ना। पर कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन का मतलब ये कि जो अच्छा लगता है, मतलब जो ज्यादा यूज किया जाता है, बेस्ट प्रैक्टिस जिसको कहते हैं। तो सबसे ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप क्लास का नाम ऐसे लिखो माय। अगर दो वर्ड्स हैं तो आप इसको क्या करो, अगर सिंगल वर्ड है तो आप सिंपल लिख दो। पर ये इसका जो फर्स्ट लेटर है वो छोटा होना चाहिए, मतलब ये सारे छोटे लेटर में होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं होने चाहिए, या ऐसे नहीं होने चाहिए। ये भी कर सकते हो, कोई एरर नहीं देगा ये, पर ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ऐसे हो, अगर एक ही लेटर एक ही वर्ड है तो आप ऐसे करो। अगर मल्टीपल वर्ड है तो क्या करो कि एक से ज्यादा वर्ड है तो लिखो हेडिंग 1 ऐसे, डैश लगा के फिर। तो मैं इसको एक क्लास दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि माय हेडिंग लिख देता हूँ। ठीक है, माय हेडिंग, हेलो फ्रॉम माय हेडिंग। अब इसको एक मैंने क्लास दे दी है, उसी तरह। ठीक है, माय एक क्लास दे दी है मैंने। ठीक है, उसकी उसी तरह मैं एक और H1 बना देता हूँ, हेलो। और इसी तरह मैं ये जो ना कॉपी करके पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है, तो देखिए कितने सारे हेलो हेडिंग्स आ गए। अब मुझे इसको स्टाइल देना है, सिर्फ इसको स्टाइल देना है। मैं चाहता हूँ सिर्फ इसको स्टाइल जाए। एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, उसमें लिखता हूँ हेलो फ्रॉम माय क्लास हेडिंग पैराग्राफ। अब उसी को भी इस एलिमेंट को भी ना मैं सेम स्टाइल दे देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, क्लास, मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी वही स्टाइल मिले, तो माय हेडिंग, इसको भी सेम क्लास मुझे देनी पड़ेगी। तो माय क्लास माय हेडिंग मैंने इसको भी माय हेडिंग दे दी है। अब मैं जाऊंगा इंटरनल CSS में, यहाँ पर जाऊंगा,
यहाँ लिखूंगा डॉट। अब इसको कैसे लिखते हैं? टाइप सेलेक्टर के लिए हम डायरेक्ट उस एलिमेंट का नाम लिख रहे थे, जैसे पी है तो पी लिख रहे थे, H1 है तो H1 लिख रहे थे, यूनिवर्सल सेलेक्टर है तो हम स्टेरिक का साइन लगा रहे थे। अब इसको पकड़ना है तो कैसे करेंगे? हम डॉट लगाएंगे और उस क्लास का नाम लिखेंगे। उस क्लास का नाम क्या था? माय हेडिंग। उस क्लास का नाम क्या था? माय हेडिंग था। तो मैंने डॉट लगाना लाजमी, ये क्लास की निशानदेही करता है। ये डॉट क्या करता है? ये देखो, ये देखो, क्लास माय हेडिंग उसको पॉइंट आउट कर रहा है ये। ठीक है, माय हेडिंग। ठीक है, अब इसमें जो भी मैं स्टाइल दूंगा ना, कलर रेड कर दिया मैंने, ये देखो, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? सिर्फ इसको और इसको हेडिंग जो है रेड कलर गया है, और किसी को नहीं गया, सिर्फ इसको और इसको। मतलब जिसको मैंने क्लास दी थी सिर्फ उसको गया है। ठीक है, जिसको मैंने क्लास दी थी सिर्फ उसी को गया है, और किसी को नहीं गया है। सिंपल एंड सोबर तरीका है ये। मतलब अगर सिर्फ आप मल्टीपल या कुछ कुछ चुनिंदा एलिमेंट्स को आप देना चाह रहे हो हेडिंग्स, मतलब जिसको आप चाहो उसी को दे सकते हो। क्लास सिलेक्टर उसके लिए यूज होता है। ठीक है, उसी तरह एक आईडी सिलेक्टर भी हमारा आता है, वो यूनिक होता है। आईडी क्या होती है? यूनिक होती है। जैसे आपका रोल नंबर होता है, तो रोल नंबर आपका जो है वो किसी और के पास नहीं होगा। ठीक है, तो आईडी क्या करती है? आईडी सिर्फ एक ही एलिमेंट की एक ही होगी। तो आप चाह रहे हो कि सिर्फ इसी एलिमेंट को हो स्टाइल मिले, तो उसके लिए आप आईडी दे दो। आप क्लास से भी वो काम ले सकते हो, पर क्लास मल्टीपल एलिमेंट में लग सकती है। जैसे कि आप इसको देख रहे हो कि इसको भी मैंने सेम क्लास दी हुई, उसी तरह अगर मैं इसको भी सेम क्लास दे दूं, अगर मैं ये क्लास का एट्रीब्यूट उठा के कॉपी करूं और इसको भी दे दूं, तो अब देखो इसको भी वही वही स्टाइल्स मिल जाएंगे। ये देखो मिल गया इसको स्टाइल, और मैं चाह रहा हूँ इसको भी वही स्टाइल मिले। ये देखो, पर आप हेडिंग के साथ, आईडी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आईडी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आईडी क्या है? वो यूनिक है, वो यूनिक होती है। ID selector targets a single element with a specified ID attribute. For example, my hash my idea। अब क्लास को हम कैसे पॉइंट करते थे? डॉट से करते थे। इसको हम कैसे करेंगे? हैश से। ये आईडी की पहचान है। और आईडी क्या करती है? मैं इसको भी आईडी दे सकता हूँ, आईडी, और इसको मैं दे देता हूँ माय यूनिक आईडी। अब आईडी के लिए हम ये कन्वेंशन फॉलो करते हैं, क्योंकि आईडी ज्यादातर आप जावास्क्रिप्ट में यूज कर रहे होते हो, क्लास ज्यादातर आप CSS में यूज कर रहे होते हो। आप दोनों यूज कर सकते हो, पर हम ज्यादातर आईडी का वहां पर यूज करते हैं, क्योंकि यूनिकली हमें जो है एलिमेंट को वहां लाना पड़ता है। ठीक है, तो अब आईडी में दूसरे एलिमेंट को नहीं दे सकता। मैं ये नहीं कर सकता कि इस आईडी को उठा के इसको भी दे दूं, इसको भी दे दूं, जैसे क्लास में करा था। आईडी सिर्फ एक एलिमेंट की होगी। ठीक है, अगर और आईडी में मैं चाह रहा हूँ, अब आईडी कैसे दूंगा? मुझे स्टाइल टेक के अंदर लेके इसको स्टाइल देना पड़ेंगे। हैश माय, क्या दी थी मैंने आईडी? मैंने आईडी क्या दी थी? आईडी क्या दी थी? माय यूनिक हेडिंग। माय यूनिक। मैं इसको कलर दे देता हूँ। ये क्या हो गया? कलर, और उसको दे देता हूँ ब्राउन। अब देखो इसका कलर ब्राउन हो गया। मैंने इसको, हालांकि इसको यहाँ पर रेड रेड कलर दिया हुआ था, पर इसने क्या कर दिया? इसका कलर चेंज कर दिया। अब यहाँ पर कास्ट थ्रेडिंग आपको समझ में आएगी। ये समझ में आ गया? टाइप ऑफ सेलेक्टर जो जो बताए थे, सेलेक्टर्स यही होते हैं कि मतलब आप एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसमें पर्टिकुलर स्टाइल देते हो, जिस एलिमेंट को आप चाहो। आप सारों को देना चाह रहे हो तो टाइप सेलेक्टर यूज करो। अगर आप चाह रहे हो जितने भी एलिमेंट्स है वो एक जैसे अगर ना भी हो, जैसे कि पैराग्राफ हेडिंग है वो जैसे थोड़ी है, तो आप उसके लिए यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करो। वो सारे एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स होंगे HTML सबको दे देगा। अगर आप चाह रहे हो आप चुनिंदा एलिमेंट्स को देना चाह रहे हो तो क्लास को यूज करो। अगर आप चाह रहे हो सिर्फ एक ही को हो, उसके लिए आप क्लास का भी यूज कर सकते हो, पर ज्यादातर आईडी का प्रीफर किया जाता है, क्योंकि क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स की हो सकती है। अगर यूनिकली सिर्फ एक ही एलिमेंट को देना हो तो उसके लिए आप आईडी का यूज करो। तो ये समझ में आ गया? ये टाइप ऑफ सेलेक्टर्स आपको समझ में आ गए? जी सर। ठीक हो गया, ये सारे हमने पढ़ लिए। ठीक है, उसके साथ ही हमारी जो है जो हमारी इंटरनल CSS भी कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये अब हम देखते हैं एक्सटर्नल CSS को। इंटरनल CSS समझ में आ गई? इंटरनल CSS कैसे लगती है? हेड टैग के अंदर हम स्टाइल का टैग लगाते हैं, उसके अंदर सारे स्टाइल दे रहे होते हैं। अब एक्सटर्नल CSS क्या कहती है कि आप इस CSS की अलग फाइल बनाओ। आप देखो इस पे मसला क्या था, इस पे भी हमारा काम हो रहा था इंटरनल CSS से हमारा, पर ये देखो कितना ज्यादा क्लटर हो गया, हम पूरी हमारी HTML की फाइल ही भर गई है इससे।
देख रहे हो ऊपर पूरा यहाँ पर पूरा क्लटर हो गया यहाँ पर। तो ये हम नहीं चाहते, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप एक्सटर्नल फाइल बनाओ, एक्सटर्नल फाइल बनाओ। ठीक है, मैं अब यहाँ पर मुझे स्टाइल टैग वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर स्टाइल टैग देने की जरूरत नहीं है या कुछ भी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे वहां पर कर रहा था ना इंटरनल में, मैं स्टाइल का टैग दे रहा था, तो यहाँ मुझे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये CSS की फाइल है, ये ब्राउजर समझ जाएगा ये। ठीक है, अब ये फाइल को अगर आपको इस पे जो है लगाने हैं, उसके जो अपना क्या क्या कहते हैं उसको, मैं काम करता हूँ, रीनेम करता हूँ इसको, इसको मैं लिखता हूँ फाइल विथ इंटरनल एंड इनलाइन CSS कि हमने यहाँ पर क्या यूज किया था, इंटरनल इनलाइन CSS। ठीक है, अब इसके लिए एक्सटर्नल के लिए एक अलग फाइल बना लेता हूँ HTML की, एक्सटर्नल CSS डॉट HTML। वो भर गई थी पूरी इस वजह से। ठीक है, अब ये साफ है देखो। अब मुझे अगर स्टाइल्स लगाने हैं इस पे, मैं काम करता हूँ, एक H1 का टैग बनाता हूँ और हेलो, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये क्या बता रहा है? कांट बी फाउंड। अच्छा हाँ, इसको मिल नहीं रही इंडेक्स वाली फाइल ना, क्योंकि वो चेंज हो चुकी है, तो मैंने इसकी वो पाथ चेंज कर दिया है। अब मुझे इसमें खोलना है तो मैं क्या करूँगा, शो प्रीव्यू करूँगा। ठीक है, तो ये हेलो हेलो आ गया। ठीक है मेरे पास। अब मैं जाऊंगा स्ट्रेस पे, स्टाइल डॉट CSS पे। अब मुझे इस पे अप्लाई करने हैं, सारों पे अप्लाई करने हैं, तो मैं किसका यूज करूंगा? ये सारी हेडिंग्स में चाहता हूँ H1 की सारी हेडिंग्स जो है वो उस पे एक पर्टिकुलर स्टाइल देना और कलर रेड करना चाह रहा हूँ सबके H1 के, तो मैं क्या यूज करूँ? जल्दी बताओ। मैं एक पैराग्राफ बना स्टार लेता हूँ, पैराग्राफ। अब बताएं, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ ये हेडिंग, ये जो H1 है ना, सिर्फ उस पे ही स्टाइल अप्लाई हो, इस पे अप्लाई ना हो, तो क्या करूँ? तो सर टाइप सेलेक्ट, जी, टाइप सेलेक्टर। टाइप सिलेक्टर क्या लिखूंगा? H1 लिखूंगा। देखो सेम है जो हम वहां लिख रहे थे, जो उस फाइल में हम लिख रहे थे इंटरनल के अंदर, तरीका सेम ही है दोनों का। मैंने क्या कहा था तरीका? देखो यहाँ पर भी हम ये तरीका यूज करें, ये देखो H1 मैंने भी यहाँ लिखा, और फिर ये कली ब्रेसेस स्टार्ट किए थे और एंड किया था। उसी तरह इस पे भी यही है कि आप, फर्क ये है कि आप वो टैग नहीं लगा रहे हो स्टाइल का, और उसको आप अलग फाइल में लिख रहे हो। अब मैं कलर देना चाहता हूँ इसको रेड। देखो तरीका तीनों में सेम है कि आप प्रॉपर्टी का नाम लिखते हो, फिर ये कॉलन लगाते हो और प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखते हो और इसे सेमी कॉलन लगा देते हो। अब मैं जिसको सेव करूंगा तो यहाँ पर कलर मुझे शो नहीं हो रहे, क्यों नहीं शो हो रहा है? मैंने तो लगा दिया था ये तीनों पे, कलर क्यों नहीं शो हो रहा है? क्या वजह है? ये फाइल लिंक नहीं करवाई। ला फाइल मैंने लिंक ही नहीं करवाई। भाई इसको नहीं पता, इस HTML फाइल को पता ही नहीं है कि भाई ये इस फाइल का इसको नहीं पता, HTML फाइल को इस फाइल का नहीं पता है। ठीक है, तो इसको पता चले HTML फाइल को कि ये स्टाइल फाइल एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए हम इसको लिंक कराना पड़ता है। तो एक लिंक का टैग आता है, लिंक और ये। ठीक है, अब देखो अप्लाई हो गए। तो ये बाय डिफॉल्ट ये ब्राउजर जो है हमारे VS कोड ने सारी सेटिंग करके दे दी मुझे कि एक लिंक का टैग बनाया, उसके अंदर एक रेल नाम का एक एट्रीब्यूट है। ये भी देखो ये एट्रीब्यूट है, ये देखो एट्रीब्यूट नेम रिलेशनशिप ऑफ लिंक डॉक्यूमेंट, कि ये जो रिलेशनशिप क्या है। तो इसमें मल्टीपल टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, तो हम बता रहे हैं कि स्टाइल शीट है, CSS की स्टाइल शीट है, और यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS मैंने लिख दिया, उस फाइल का नाम दे दिया, ये रहा उसका पाथ दे दिया बेसिकली। ये पाथ href में आप लिखते हो, आई फॉर रेफरेंस में क्या लिखती हो, उस जगह का पाथ है। अभी रिलेटिव पाथ है, ये सारी मैंने चीजें आपको बताई थी। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ क्या होता है, ये तो पता है ना। एब्सोल्यूट पाथ क्या है, रिलेटिव पाथ क्या है, ये मैंने आपको अपने जो स्टार्टिंग वाले HTML के जो लेक्चर है उसमें बताया था, पता है इसका? यस सर। ठीक है, ये रिलेटिव पाथ है कि हम इसका पूरा पाथ नहीं लिख रहे हैं कि ये इस फोल्डर में है फिर इस फोल्डर में जाओ ये वो। मैं डायरेक्ट क्या लिखा, क्योंकि सेम फोल्डर में है तो मैंने सिर्फ इसका नाम लिख दिया स्टाइल डॉट CSS। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये भी सेम ही है, डॉट स्लैश, मतलब सेम फोल्डर के अंदर ये फाइल ढूंढो। अगर इसके डॉट डॉट लगाऊंगा तो मतलब जाएगा ये पेरेंट फोल्डर में, तो पेरेंट फोल्डर में तो है नहीं है, तो ये कैसे काम करेंगे? ठीक है, ये अप्लाई हो गए। तो मैंने टाइप सिलेक्टर लगाया तो सिर्फ ये H1 पे भी है। अब अगर मैं अब इस पे एक काम करता हूँ, एक क्लास लगा देता हूँ,
लिख देता हूँ माई क्लास, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, और उसको भी दे देता हूँ मैं माई क्लास देना पड़ेगा क्लास का एट्रीब्यूट है। तो देखो एट्रीब्यूट का तरीका क्या है, एट्रीब्यूट का नाम इक्वल का साइन और ये कॉमास, उसके अंदर आप एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखते हो। मैं यहाँ लिखता हूँ माई क्लास, दोनों को सेम क्लास दे दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको और इसको एक सेम जो स्टाइल्स जाए, तो मैं क्या करूंगा जल्दी बताएं, क्या लिखूं यहाँ पर? डॉट सिर्फ माई इसको और इसको, माई क्लास डॉट माई क्लास, ठीक है ये आ गया डॉट माई क्लास, और मैं प्रॉपर लिखता हूँ यहाँ पर कलर, कलर की कलर प्रॉपर्टी ब्लू कर दूंगा। एट्रीब्यूट। ये देखें सिर्फ इसको और इसको गया है, ठीक है। और उसी तरह मैं इस पे जाता हूँ, इसको आईडी सिलेक्ट दे देता हूँ, एक आईडी का भी आपको दिखा दूँ, माई माई हेडिंग, ठीक है माई हेडिंग। अब आईडी को कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये स्टैक से माई हैश हेडिंग, हैशटैग और फुल माई में दूंगा हेडिंग। कलर येलो। ये देखो सिर्फ इसको येलो हो गया, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया हुआ था। अब ये क्लास से भी कर सकते हो, पर क्लास क्या वो मल्टीपल में जाती है, इस वजह से हम नहीं कर रहे उसका। अगर मुझे सिर्फ एक ही को देना है तो मैं आईडी का यूज करूंगा, सिंपल, अगर आईडी यूनिक होती है, ठीक है। ये थी एक्सटर्नल सीएसएस, क्या आप वहीं ना लिख के हेड के अंदर ना लिख के आप उसको एक अलग फाइल में लिख रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। अब आते हैं कैस्केडिंग पे। कैस्केडिंग का मैंने आपको बताया था ना, कैस्केडिंग क्या होता है, कैस्केडिंग 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 का बेसिकली क्या मतलब होता है, कोई बताएगा कैस्केडिंग क्या होता है? जो हम कैस्केडिंग का यूज करें, सीएसएस की हेडिंग जो डेफिनेशन है उसमें भी कैस्केडिंग स्टाइल शीट लिखा हुआ है, तो कैस्केडिंग है क्या, कौन बताएगा? जी, व्हाट इज कैस्केडिंग? है नॉलेज आप लोगों को कैस्केडिंग के बारे में, ये कैस्केडिंग क्या चीज है? आई डोंट कैस्केडिंग का नो मतलब सर, ये होता है कि, जी मैं क्लासेस बता रहा नहीं हूँ, ली थी। कैस्केडिंग का मतलब ये होता है, वो मैंने बताया भी नहीं है ना अभी, मैंने सोचा आप लोगों को चलो कुछ पता हो तो बता दो। कैस्केडिंग का मतलब जो है होता है कि आपने सीएसएस की जो एलिमेंट्स है वो किस तरह, मतलब अगर मल्टीपल जगहों पे आपने एक ही एलिमेंट को वो दिया हुआ है, मतलब क्या कहते हैं, लाइक दिस। अब डॉट माई क्लास मैंने ऊपर लिखा हुआ है, एक मैं काम करता हूँ, डॉट माई क्लास यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ कलर, कलर क्या लिखूँ, ये करता हूँ बीच, देखो बीच नजर ही नहीं आ रहा, ब्राउन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ब्राउन चले गया, पहले क्या आ रहा था, ब्लू आ रहा था, पहले क्या आ रहा था, ब्लू आ रहा था, पर जैसे ही मैंने दोबारा इसको नीचे लिखा, दोबारा इसको मैंने नीचे लिखा, तो उसका कलर चेंज हो गया। अब ये केस स्केडिंग को फॉलो कर रहा है, केस स्केडिंग मतलब किस तरीके से आप इसको स्टाइल दे रहे हो, ठीक है। मतलब ये ओवरराइड कर रहा है इसको, ये जो इसके स्टाइल्स हैं जो मैंने ऊपर दिए थे उसको ओवरराइड कर रहा है, जो उसके मतलब ये टॉप टू बॉटम बढ़ता है ना, टॉप टू बॉटम बढ़ते जाता है इसको। मैं इसकी डेफिनेशन भी लेके आता हूँ, डेफिनेशन भी मैंने लिख के रखी थी कैस्केडिंग की, कैस्केडिंग की डेफिनेशन। यार एक तो ये बड़ा तंग कर रहा है, ये पता नहीं क्या है, ऊपर से आ गया है। कैस्केडिंग की डेफिनेशन अगर मुझे मिल जाए, कैस्केडिंग वेयर आर यू, हम गूगल पे देख लेते, मुझे नहीं मिल रही, मैंने लिख के देखी हुई थी पर नहीं मिल रही अभी मुझे। व्हाट डज कैस्केडिंग मीन इन सीएसएस, या आप खुद भी देख लेना यूट्यूब वगैरह वीडियोस पे और आप क्लियर हो जाएगा। नहीं मिल रही मुझे, एक काम करता हूँ इससे पूछता हूँ, एआई से पूछते हैं, पिंक के अंदर भी है ना, आप एआई का यूज कर सकते हो, तो इससे पूछते हैं कैस्केडिंग क्या होती है। हाँ भाई बता, व्हाट इज कैस्केडिंग? सीएसएस
ये ए चैटबॉट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है इसको बिंग के नाम से, अब ये बता रहा है। ठीक है, ये देखो, cascading in CSS refers to the process of combining multiple style sheets and resolving conflicts between different style। conflict को मिटाता है ये, जो conflicts आ रहे होते हैं ना, conflicts का क्या मतलब है? आपको शायद मेरा ब्राउजर नहीं दिख रहा होगा अगेन, यार आप लोग बताते भी नहीं हो ना, मैंने अभी देखा कि वो ब्राउजर शेयर ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या है आप लोगों को, क्यों नहीं बताते हो? मैंने बोला वो मैंने अभी नोट किया, तब मुझे पता लगा ब्राउजर तो शेयर वो हो रहा ही नहीं है शेयर। अब देखो, इससे मैंने पूछा है ये कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है। ठीक है, ये ऑप्शन है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर है, ये ब्राउजर है। अब देखो क्या क्या कह रहा है ये, कैस्केडिंग इज सीएसएस refers to the process of combining multiple style sheets and resolving conflict between different styles। मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने में मदद करता है। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, ये देखो, मैंने यहाँ भी इसको क्लास दी, इस क्लास को मैंने यहाँ भी जो है स्टाइल दिए हुए, यहाँ पर भी स्टाइल दिए हुए, पर ये कौन से स्टाइल उठा रहा है, ये वाले स्टाइल उठा रहा है, ये वाले जो बाद में दिए हैं। तो दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग, ये मतलब ये टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो कर रहा है। और एक और चीज, इसमें अब स्पेसिफिसिटी का भी एक चक्कर होता है। अब अगर आपको दिखाऊं, ये देखो, सिलेक्टेड स्पेसिफिसिटी, मतलब सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिसिटी होती है ना, अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ H1 को रेड के दिया। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इन चारों को बंद करता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, कैस्केडिंग आपको समझ में आ जाएगा, इससे और बेहतर हो जाएगा। CSS, अब मैंने इसको स्टाइल दिया, मैंने क्या किया, सर स्क्रीन इसको अब बता रहे हैं आप लोग, वाह सही वाह, क्या बात है आप लोगों की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं दोबारा बता देता हूँ। यार आप लोग बताते ही नहीं हो, पता नहीं आप लोगों को पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कैस्केडिंग क्या करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये कि अब ये कौन से स्टाइल दे, ये वाले स्टाइल दे, ब्लू ब्लू कलर दे इसको, जो जिसको क्लास हमने दी हुई है। फिलहाल के लिए इसको हटाते हैं, इसको फिलहाल बंद करता हूँ, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। अब ये दो एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इसको अभी कलर क्या मिला हुआ है इस क्लास को, ये क्लास मैंने कहाँ दी हुई है, यहाँ दी हुई है, देखो माई क्लास, इसको भी दी हुई, इसको भी दी हुई है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई माई क्लास को कलर दे दो ब्लू। ठीक है, जिसमें ये क्लास लगी हुई है उसको कलर दे दो ब्लू, तो पी पैराग्राफ और हेडिंग को ये कलर दे रहा है ब्लू। पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन अगेन मैं इसको स्टाइल दे रहा हूँ, सेम क्लास को अगेन स्टाइल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो इसका कलर चेंज हो गया। अब ये केस्केडिंग को फॉलो कर रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर रहा है। अब ये ब्राउजर जो है वो इसके स्टाइल ना उठा के इसके स्टाइल उठा रहा है, वरना ये कंफ्यूज हो जाता है, यार किसके स्टाइल उठाऊं, इसके उठाऊं इसके। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर करने के लिए यूज होता है कैस्केडिंग, जो इसका नाम रखा गया ना, कि जो जो बाद में आते हैं उसको देता है ये। ठीक है, जो बाद में जो न्यू स्टाइल्स होते हैं उसको ही वो अप्लाई करता है। अब उसी तरह मैं काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी कमेंट किया। और मैंने क्या क्या कहा, मैं जो है इसको इसको मैं स्टाइल देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं स्पेन टैग उठाता हूँ। ठीक है, स्पेन टैग के अंदर हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, ये रहा स्पेन आ गया, और उसको मैं इनलाइन स्टाइल देता हूँ, इनलाइन, और लिखूँ मैं इसको कलर, येलो नहीं ब्लू कर दो इसका कलर, इसका कलर ब्लू हो गया। ठीक है, ब्लू कलर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि स्टाइल में जाके इस पेन को टारगेट करता हूँ, ये अगर टाइप सिलेक्टर ले रहा हूँ उसको, मतलब जितने भी स्पेन होंगे, मतलब ये भी स्पेन को सेम स्पेन को वो दे देगा। अब मैं इसको कलर देता हूँ, कलर ब्लैक, ये कलर इसका ब्लैक हो जाए, पर देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, देख रहे हो, इसने कौन सा कलर उठाया, इसका कलर उठाया, मतलब इसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है। जो इंटरनल सीएसएस होते हैं ना, सबसे ज्यादा स्पेसिफिसिटी इसकी होती है, तो कैस्केडिंग जो है इसको उसके कलर उठा के इसको लगा देता है, जिसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा होगी। तो इस सिलसिले में अभी इनलाइन की स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जो टॉप पे होती है वो इनलाइन की होती है, उसके बाद होती है इंटरनल की, और उसके बाद होती है एक्सटर्नल की। ठीक है, समझ में आ रही है? ये देखो, इस पे क्लिक कर रहा हूं मैं, तो ये देखो स्पेसिफिसिटी आ रही है इसकी 001 है।
क्योंकि ये टाइप सिलेक्टर है, टाइप सिलेक्टर की सबसे कम होती है, ठीक है। और अगर मैं हेडिंग पे जाऊं तो इसको मुझे ऑन करना पड़ेगा। हेडिंग पे देखो, हेडिंग पे लिखा हुआ है 100, मतलब हेडिंग पे सबसे ज्यादा है, पर उससे भी ज्यादा किसकी है, इंटरनल की है। दूसरे नंबर पे हेडिंग आती है, ओ सॉरी आईडी आती है, आईडी की स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा होती है दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे ये है इंटरनल, इनलाइन सॉरी, दूसरे नंबर पे ये है आईडी, दूसरे नंबर पे शायद इंटरनल होगी, दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से इंटरनल है, थर्ड नंबर पे ये आती है, ठीक है, थर्ड नंबर पे ये आ रही है, या ये सेकंड नंबर पे, वो देख लेना, मुझे इतना याद नहीं है। पर कास्केडिंग का मतलब ये है सिंपल, कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि किसको कैसे कलर देना है, किस बेसिस पे देना है, वो कास्केडिंग का नाम यहाँ से आया है। मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पुट कर देता हूँ। ये स्टाइल्स को भी ठीक है। तो सारे टॉपिक्स मेरे ख्याल से कवर हो चुके हैं, जितने भी थे हमारे आज के लिए, जितने भी टॉपिक्स थे, क्या क्या थे आज के लिए देखते हैं। कि कास्केडिंग भी देख ली, कास्केडिंग वैसे इसमें था नहीं, पर मैंने सोचा आपको बता दूं कि CSS कास्केडिंग का मतलब क्या है, तो वो भी बता दिया, क्योंकि हम हर चीज को डिटेल्स में लेके जा रहे हैं। हाउ मेनी वेज, वेज लिखना था, वाज लिख दिया। वेज वी कैन ऐड CSS इन आवर HTML, वो भी देख लिया कि 3 तरीके से होती है। हाउ CSS वर्क्स, हाँ ये देख लेते हैं, हाउ CSS वर्क्स। अब CSS काम कैसे करती है, CSS काम ऐसे करती है कि वो जो जब ब्राउजर पे हमारा जो पेज लोड होता है ना, तो वो उसको, जो ब्राउजर है हमारा, उसको डोम ट्री में कन्वर्ट कर देता है, डोम ट्री में उसको कन्वर्ट करता है। ये मुझे इसको प्रॉब्लम लेके आना पड़ेगा, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ठीक है। ब्राउजर उसको डोम ट्री में कन्वर्ट कर देता है। अब डोम ट्री क्या है वो देख लेते हैं, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है बेसिकली, पर अब टॉपिक छिड़ गया तो देख लेते हैं। ये देखो, ये डोम ट्री है कि ब्राउजर इसकी एक रिप्रेजेंटेशन बना लेता है अपने पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ये HTML के ये 2 बच्चे जो मैंने आपको बताए थे, जो उसके जो हेड और बॉडी HTML के बच्चे हैं, फिर इसके बाद हेड के ये 3 बच्चे हैं, बॉडी के ये इतने सारे बच्चे हैं, फिर इनके अंडर उनके बच्चे, पूरा एक ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, पूरा एक ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है। तो CSS क्या करती है, उस ट्री स्ट्रक्चर के हिसाब से वो काम करती है। अब ट्री स्ट्रक्चर अगर आपको विजुअली देखना है, विजुअली अगर आपको देखना है, तो वो हम देख भी चुके हैं। मैं इस पे आता हूँ, ठीक है। वो ट्री स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूँ, ब्राउजर कहाँ बनाता है, वो ब्राउजर बनाता है यहाँ पे। ये एलिमेंट्स पे ये रहा, ये ट्री स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज ट्री स्ट्रक्चर। ये डोम है, सिंपल डोम क्या है, ये डोम है। ये ब्राउजर ने अपने हिसाब से इसको अपने पास बना लिया है, दिस इज डोम। देखो इसमें कितनी क्लास लगी हुई, देख रहे हो, ये क्लास इसी काम के लिए यूज होती है। ये क्लास किस काम के लिए यूज होती है, इसी काम के लिए। मैंने क्या बोला था, स्टाइलिंग वगैरह के लिए क्लास यूज होती है। इन्होंने यहाँ पर इंटरनल स्टाइल का भी यूज किया हुआ है, देख रहे हो, इंटरनल स्टाइल का भी यूज किया हुआ है, और क्लासेस भी यूज किए हुए, क्योंकि इंटरनल स्टाइल की सबसे ज्यादा जो होती है वो स्पेसिफिसिटी होती है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड का भी यूज होता है, इंपॉर्टेंट का भी बता देता हूँ मैं। इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज होता है, इंपॉर्टेंट क्यों यूज होता है, इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि वो सबसे ज्यादा अब टॉप पे जो प्रायोरिटी देता है वो इंपॉर्टेंट को देता है, ये भी है। आईडी से भी ज्यादा, इनलाइन से भी ज्यादा किसकी प्रायोरिटी होती है, उसकी होती है। मैंने यहाँ पर इसको दी हुई थी ना, कहाँ गया, ये स्पेन को मैंने स्टाइल दिया हुआ था, ठीक है, स्पेन को मैंने इनलाइन दी हुई है। अब मैं इसकी इस खोलता हूँ और इसकी भी सी कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कैसे लिखूंगा, इम्पोर्टेंट, ये देखे, ये देखे, ये देखे, कलर चेंज हो गया इसका। इंपॉर्टेंट जैसे लिखा, जो इसके स्टाइल्स थे, जो यहाँ पर स्टाइल दिए हुए थे, इसने वो स्टाइल उठाया ही नहीं। हालांकि इसकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा है, इनलाइन की स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा है, पर इसने जो सबसे कम स्पेसिफिसिटी वाला है
ये देखो 001 मतलब सबसे कम जिसकी स्पेसिफिसिटी उसको उसके स्टाइल उसको दे दी। क्यों दिए? क्योंकि हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दी कि ब्राउजर को बता दिया हमने कि यार ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्पेसिफिसिटी को तुम देखो ही नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। ठीक है, यहाँ पर भी ये अप्लाई होगा। ठीक है, अगर इसको ओपन करूँ मैंने कभी ये ट्राई तो नहीं किया, पर इसको देख लेते हैं। अगर मैं, ठीक है, अभी जो है कलर हमारे पास ब्राउन आ रहा है क्योंकि ये कैस्केडिंग को फॉलो कर रहा है। अगर मैं यहाँ इंपॉर्टेंट लगा तो देखते क्या होता है। इंपॉर्टेंट, ये देखो ब्लू हो गया, तो मतलब ये फॉलो करता है इसको भी। इंपॉर्टेंट जहाँ भी लगाओगे वो कलर फिर वहाँ अप्लाई हो जाएंगे। मतलब कहीं पे आपके कलर अप्लाई नहीं हो रहे तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा दो तो अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि कोई कैस्केडिंग का फिर वो चक्कर आ जाता है जिसकी वजह से वो मसले आ रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आज कवर कर ली हैं माशाल्लाह से। अब मैं स्क्रीन को बंद करता हूँ। जी, समझ में आया आज का लेक्चर? यस सर, एक सवाल है, जो आपने जब होवर किया था इस पे, कोई भी अगर हम क्लास वगैरह CSS में तो नंबर शो कर रहा है 001, तो ये तो हाँ, ये समझ आ गया स्पेसिफिसिटी है ना। कि इम्पोर्टेंस दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा डिटेल में अगर इसको बता दें कि किस तरह से ये कर रहा है। डिटेल में तो यकीन करो मैंने कभी इसमें इतना ध्यान दिया नहीं, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए इसमें डिटेल। ठीक है सर, ठीक है। आपको अच्छा पता सर, होना ये चाहिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आईडी की स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा होती है। आईडी की, उसके बाद क्लास के बाद फिर होती है टाइप सेलेक्टर की। टाइप सेलेक्टर की सबसे कम होती है, क्लास की सबसे उससे ज्यादा होती है, फिर उस आईडी की सबसे ज्यादा होती है, फिर उससे ज्यादा उसकी होती है इनलाइन की। ठीक है, इंटरनल के बाद इनलाइन की, और इनलाइन के बाद जो होती है वो होती है इंपॉर्टेंट टैग की। बस ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है सर, थैंक यू। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ ले। मैं रिकॉर्डिंग को अभी ऑफ करता हूँ। हमारा लेक्चर पूरा हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया।